नमस्कार। आज की इस बेहद खास ऐतिहासिक चर्चा में प्राचीन भारत की कुछ सबसे शानदार और रोमांचक गाथाओं को खंगाला जाएगा। आज हम एक ऐसे सिनेमैटिक सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें उन किंवदंतियों वाले शहरों के उदय की कहानी बताएगा जिन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की दिशा ही बदल कर रख दी। मगध के उपजाऊ मैदानों से लेकर गुजरात के अद्भुत परिदृश्यों तक की ये यात्रा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। भारत के महानतम और ऐतिहासिक शहरों की नींव दूरदर्शी बुद्धिमत्ता और निर्मम विश्वासघात दोनों पर टिकी थी। ये बात पूरी तरह से सच है। जब भी इतिहास के पन्नों में बड़े साम्राज्यों के निर्माण की बात आती है तो एक तरफ बेहतरीन प्रशासन और कूटनीति दिखाई देती है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता के लिए अक्सर अपनों का ही खून बहता दिखता है। आज के इस एक्सप्लेनर में निर्माण और विनाश का ये जबरदस्त ड्रामा लगातार देखने को मिलेगा। तो चलिए टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उदय, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अजेय नंद साम्राज्य का महाविस्तार और फिर सीधे एक लंबी छलांग लगाकर 8वीं शताब्दी ईस्वी में गुजरात का चावड़ा राजवंश। समय का यह अंतराल बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन सत्ता का महासंघर्ष और भव्य शहरों के निर्माण की जिद इन सभी युगों को आपस में बहुत मजबूती से जुड़ती है। शुरुआत करते हैं हर्यक वंश के उदय और बिंबिसार की महारणनीति से। 543 ईसा पूर्व का समय था। जरा सोचिए, सिर्फ 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार मगध के सिंहासन पर बैठ गए थे, लेकिन उन्होंने केवल तलवार के दम पर नहीं बल्कि बेहद चतुर वैवाहिक गठबंधनों और कूटनीति से अपना साम्राज्य बढ़ाया। कोसल और लिच्छवी जैसे पड़ोसी राज्यों के साथ रिश्ते जोड़कर उन्होंने मगध को उत्तर भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बना दिया। और अब स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर को देखिए, 70,000। नहीं, ये कोई सेना की संख्या नहीं है, बल्कि ये मगध साम्राज्य के उन गांवों की संख्या है जिनका बिंबिसार ने अत्यंत कुशलता से प्रबंधन किया। हर गांव का एक मुखिया होता था। इस शानदार प्रशासनिक ढांचे ने ही भविष्य के साम्राज्यों के लिए एक बेहद मजबूत आर्थिक नींव तैयार की थी। खैर, सत्ता का खेल हमेशा शांतिपूर्ण नहीं होता। एक तरफ पिता बिंबिसार की नीतियां थीं, विवाह, कूटनीति और धार्मिक सहिष्णुता, और दूसरी तरफ उनके अपने पुत्र अजातशत्रु का खौफनाक शासन। अजातशत्रु ने सत्ता हड़पने के लिए अपने ही पिता को बंदी बना लिया था। उनका तरीका पूरी तरह से आक्रामक था। गुलेल और गधा वाले रथों जैसे भयानक और नए हथियारों का इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लिया था। और इसी आक्रामक सैन्य रणनीति के बीच एक महान शहर का जन्म हुआ, पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है। शुरुआत में यह महज एक साधारण सा गांव था, लेकिन अजातशत्रु ने वज्जी संघ के हमलों से बचने के लिए इसकी भारी किलेबंदी कर दी। और फिर क्या था, देखते ही देखते ये सुरक्षा चौकी प्राचीन विश्व के सबसे प्रभावशाली और भव्य राजधानी शहरों में से एक में तब्दील हो गई। इस कामयाबी के पीछे एक विशाल प्राचीन युद्ध मशीन थी। पैदल सेना, घुड़सवार, रथ, हाथी और यहां तक कि एक पूरी की पूरी नौसेना। ये काफी दिलचस्प है कि भारत में सबसे पहले स्थायी सेना रखने वाले राजा बिंबिसार थे, लेकिन अजातशत्रु ने इसका ऐसा विस्तार किया कि पूरी प्राचीन दुनिया में मगध के नाम का खौफ पैदा हो गया। अब समय चक्र को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। नंद साम्राज्य का चरम, जहां धन और शक्ति का बोलबाला था। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महापद्म नंद ने सत्ता पर पूर्ण कब्जा कर लिया। उन्होंने आसपास के सभी राज्यों को जीतकर खुद को एकराट घोषित कर दिया, जिसका मतलब है इकलौता शासक। अथाह संपत्ति और असीमित सैन्य बल, यही नंद वंश की पहचान बन गए थे। इनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब सिकंदर महान की अजेय सेना भारतीय उपमहाद्वीप के करीब पहुंची तो एरियन जैसे यूनानी इतिहासकारों के अनुसार यूनानी सैनिकों ने आगे बढ़ने से ही साफ इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया। नंद सेना उस समय दुनिया की सबसे बड़ी और खौफनाक सेनाओं में से एक थी। लेकिन रुकिए, ये युग सिर्फ युद्ध और हथियारों का नहीं था। इसी अति केंद्रीकृत और सख्त सैन्य शासन के दौरान एक बहुत बड़ा बौद्धिक चमत्कार भी हुआ। अष्टाध्यायी महान विद्वान पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण के 3996 नियमों वाले इस अद्भुत ग्रंथ की रचना की। ये इस बात का पक्का सबूत है कि भारत में सख्त राजनीतिक नियंत्रण के बीच भी ज्ञान और शिक्षा नई ऊंचाइयों को छू रही थी। पर कहते हैं ना, अति हर चीज की बुरी होती है। धनानंद का पतन इसी बात का उदाहरण है। अपार संपत्ति और सैन्य ताकत होने के बावजूद धनानंद का शासन बेहद दमनकारी और शोषणकारी था।
भारी कर व्यवस्था ने जनता को खून के आंसू रुला दिए थे, और इतिहास हमेशा यही सिखाता है कि केवल सैन्य ताकत के दम पर लंबे समय तक राज नहीं किया जा सकता। इसी भयंकर अलोकप्रियता ने उनके पतन की कहानी लिख दी। संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस में इस उथल-पुथल का बड़ा ही रोमांचक वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की मास्टरमाइंड जोड़ी ने इस निरंकुश शासन का फायदा उठाया और अपनी कूटनीतिक चालों से इतने विशाल साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंका, और फिर जन्म हुआ महान मौर्य साम्राज्य का। खैर, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है, क्या कोई साम्राज्य राज सिंहासन की बजाय किसी घने जंगल से भी उभर सकता है? अभी तक तो मगध के आलीशान महलों और विशाल सेनाओं की ही बात हुई है, लेकिन अब प्राचीन मगध को पीछे छोड़ते हुए 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्यकालीन गुजरात की ओर चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो महलों में नहीं बल्कि जंगलों के एकांत में रची गई। वनराज का लौटना, वनराज चावड़ा का संघर्ष, ये किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। गुजरात का पंचासर राज्य पूरी तरह से गिर चुका था। राजा जयशिखरी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे, और ऐसे में उनकी गर्भवती रानी को अपनी जान बचाने के लिए राजमहल छोड़कर गहने जंगलों में भागना पड़ा। ये पूरी यात्रा एक क्लासिक अंडरडॉग स्टोरी है। पिता की युद्ध में हत्या, माता का जंगल में छिपना, वहीं वनराज का जन्म होना, एक बागी मामा द्वारा उन्हें युद्ध के गुर सिखाना, और फिर अंत में अपने वफादार मित्र अणहिल की मदद से अपने पिता के खोए हुए राज्य को वापस छीन लेना। हार ना मानने का इससे बेहतरीन उदाहरण शायद ही कोई हो। और जब राज्य वापस मिला तो अणहिलवाड़ पाटन का उदय हुआ। वनराज ने पुराने खंडारों पर नहीं बल्कि सरस्वती नदी के तट पर एक नया शहर बसाया, और सबसे दिल छू लेने वाली बात यह है कि उन्होंने इस शहर का नाम अपने नाम पर नहीं बल्कि अपने उस सच्चे मित्र अणहिल के नाम पर रखा, जिसने बुरे वक्त में उनका साथ दिया था। ये शहर सैन्य घमंड की नहीं बल्कि पक्की दोस्ती की निशानी है। और हैरानी की बात यह है कि हमारे पास इस शहर की स्थापना की बिल्कुल सटीक तारीख मौजूद है, 802 विक्रम संवत यानी 746 ईस्वी। ये सिर्फ किताबों में नहीं लिखा है, बल्कि पाटन में भगवान गणेश की एक प्राचीन मूर्ति पर आज भी ये तारीख स्पष्ट रूप से उकेरी हुई है, एकदम जीवंत प्रमाण। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक विचारणीय प्रश्न मन में रह जाता है, क्या महान और ऐतिहासिक शहरों का जन्म अजातशत्रु जैसी निर्मम सैन्य विजयों से होता है, या फिर वनराज चावड़ा के हताश संघर्षों और सच्ची मित्रता से? सच तो यह है कि इतिहास ने दोनों ही रास्तों से महान साम्राज्यों को बनते देखा है। इसी विचार के साथ आज की ऐतिहासिक चर्चा यहीं समाप्त होती है। इतिहास के ऐसे ही और पन्नों को पलटना और समझना सचमुच एक अद्भुत अनुभव है।